हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपीआरसी के एचपीटीजीटी और जेवीटी कमीशन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्ज़ाम में तो आपको एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी ज़रूर बना लेने हैं और वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि ब्रिटिश भारत का जो पहला वाइसराय था वे कौन था। तो हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड कैनिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वाइसराय था। इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के इस मई में ही 1857 का जो था वो ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था और 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1857 में इसी केस में ही हुई थी। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो था वो लॉर्ड कैनिंग केस में ही पास हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसी तरह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860 और दंड व्यवहार संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 की जो स्थापना थी वे लॉर्ड कैनिंग केस में ही हुई थी। और 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई की जो थी वो स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो था वे ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय था, भारत का पहला वाइसराय था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया है कि भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता जो थी वो किस वर्ष प्राप्त हुई थी। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। आपको पता है ये 15 अगस्त 1947 को जो था वो भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता जो थी वो प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा था कि अंग्रेज जून 1948 ईस्वी के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जो थी वो 20 फरवरी 1947 को एक हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की थी कि अंग्रेज जो है वो जून 1948 ईस्वी के पहले ही जब वो भारत छोड़ देंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो ब्रिटिश शासन से जो थी स्वतंत्रता थी भारत को कब प्राप्त हुई थी, वे 15 अगस्त 1947 को जो था वो भारत आज़ाद हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। और पाकिस्तान जो था वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल। तो लैप्स का सिद्धांत जो था वो किस गवर्नर जनरल द्वारा जो था वो प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड डलहौजी जो है इनके द्वारा ही जो था वो लैप्स का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो प्रारंभ किया गया था, ये जो नीति थी। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की हड़प नीति के बारे में, इसे हड़प नीति भी कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी जो था वो जिस कार्य के लिए सर्वाधिक चर्चित रहा वे था उसका व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि राज्य हड़पने की नीति। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी इसके लिए वो काफ़ी चर्चित रहा था। इस सिद्धांत का जो मूल आधार ये था कि चूँकि अंग्रेजी कंपनी भारत में सबसे बड़ी शक्ति है, अंग्रेजी शक्ति जो है वो भारत में, अंग्रेजी कंपनी जो थी वो, इंग्लिश कंपनीज जो थी वो भारत में सबसे बड़ी पावर थी, सबसे बड़ी शक्ति थी। इसलिए अधीन रियासतों या राज्यों को उसकी स्वीकृति के बिना किसी को गोद लेने का अधिकार नहीं था तथा कंपनी को यह अधिकार प्राप्त था कि वे जब चाहे इस प्रकार की स्वीकृति को लौटा दे। और ये जो हड़प नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, लैप्स की जो नीति थी,
इस नीति के कारण झांसी, नागपुर, सतारा आदि राज्य तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अवध तथा बरार जो थे वो राज्य अंग्रेजी राज्य में जो थे वो मिला लिए गए थे। ये आपने याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। कोई 4 ऑप्शन दे देंगे कि हड़प नीति के कारण किनको जो था वो किन राज्यों को जो था वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तो आपने याद रखना है मेनली झांसी, नागपुर, सतारा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का ब्रिटिश शासन में जो विलय हुआ था वे लॉर्ड डलहौजी के में ही हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि किस मुगल सम्राट ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? विच मुगल एम्पायर बिल्ट द ताजमहल? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शाहजहां ने जो था वो ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं शाहजहां के बारे में। 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में जो था वो गद्दी पर बैठा था। उसने आसफ खां को वजीर और महावद खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी। और कुछ पॉइंट जो हैं वो आपने याद रखने हैं, जैसे 1628 31 ईस्वी में खानेजाह लोदी के नेतृत्व में अफगानों का विद्रोह हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपने याद रखना है, जो ताजमहल है उसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वे कौन थे? वे उस्ताद ईशा खान थे। ये आपने याद रखना है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, वे शाहजहां ने करवाया था। और उसके ताजमहल के जो चीफ आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्चर जो थे वो कौन थे? वे उस्ताद ईशा खान था। ये आपने याद रखना है। और ताजमहल की बात करते हैं। शाहजहां ने अपने समय व अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा आगरा में बनवाया जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका जो वास्तविक उस्ताद था वे ईशा खान था। ये आपने पहले ही बता दिया, आपने याद रखना है। और इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संगमरमर, इसके ताजमहल के निर्माण में जो उपयोग में लाया गया था संगमरमर, मकराना राजस्थान से जो था वो प्राप्त हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी के बीच हुआ। इसकी जो वास्तुकला थी वे वास्तुकला में भारतीय, ईरानी तथा मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय जो है वो दिखाई पड़ता है। ये भी आपने याद रखना है। इस ताजमहल के अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये भी आपने याद रखना है। और आपने याद रखना है जो दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो आगरा की जो मोती मस्जिद है वे उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली के लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को जो है वो स्थापत्य कला यानी स्थापत्य कला का जो है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वे किसने लिखी है? क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा या सुना होगा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि री डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वे किसने लिखी है? तो री डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो आपने नोट करना है। ये मेघनाथ देसाई ने लिखी है। मेघनाथ देसाई ने लिखी है री डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जो जन्म था वे 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई जो थी वो इंग्लैंड में की थी। 1929, 1936, 1937 और 1951 से लेकर 1956 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वे अंतरिम प्रधानमंत्री भी बने थे। और जब देश आज़ाद हुआ था, देश के स्वतंत्र होने के बाद वे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे भारत के। और इस पद पर जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर ये मृत्यु उपरांत यानी कि 1964 तक जो थे वो बने रहे थे। तो ये भी आपने
याद रखना है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वे किसने लिखी है, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। और री डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वे मेघनाथ देसाई ने लिखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि तीसरा पानीपत का जो युद्ध था वे किस वर्ष लड़ा गया था। द बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी जो पानीपत की बैटल थी वे किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो ये 1761 में। 14 जनवरी 1761 को जो थी वो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो लड़ी गई थी। ये मराठों और अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच जो थी ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वे लड़ा गया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो था वो विजयी रहा था और मराठा जो थे वो पराजय हुए थे। मराठाओं की पराजय हुई थी। 14 जनवरी 1761 को जो थी वो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो लड़ी गई थी। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वे कब हुआ था, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर जो था वो विजयी रहा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच जो थी वो लड़ी गई थी, जिसमें अकबर विजयी रहा था। और तीसरी लड़ाई जो थी पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वे 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो था वो विजयी रहा था। बात करते हैं पानीपत के बारे में, तो पानीपत जो है प्रेजेंट में जो है वो हरियाणा स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वे 1761 में लड़ा गया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और 1761 में जो था पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि पूर्ण स्वराज का जो नारा था वे किस नेता ने दिया था। विच लीडर इज नॉन फॉर गिविंग द कॉल फॉर पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का जो नारा था वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, ये आपने याद रखना है। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता थी वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इसी अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज को जो था वो अंतिम लक्ष्य माना गया था। पूर्ण स्वराज का जो नारा था वे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और इस अधिवेशन में ये भी निश्चित किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस जो है वो मनाया जाएगा। और अधिवेशन के दौरान लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा जो था वो लहराया था। और 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। तो पूर्ण स्वराज का जो नारा था वे किस नेता ने दिया था, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और कब दिया था, ये 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान जो था वे पूर्ण स्वराज का जो नारा था वे दिया गया था। और इस लाहौर अधिवेशन 1929 की जो अध्यक्षता थी वे किसने की थी, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही की थी। ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो थी वो मांग की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि बुद्ध केस में मगध जनपद का जो शासक था वे कौन था। हु वाज द रूलर ऑफ जनपद ऑफ मगधा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा केस में मगध जनपद का जो शासक था वे कौन था, वे बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं बिंबिसार के बारे में। पहले मगध के बारे में बात करते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जिन 16 महाजनपदों का उदय हुआ उनमें मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था। बात करते हैं बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था और महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। ये भी आपने याद रखना है, महात्मा बुद्ध का मित्र और ये संरक्षक था। इनकी राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी, राजगृह थी। ये भी आपने याद रखना है। तो बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, महात्मा बुद्ध का ये मित्र था और संरक्षक भी था। बिंबिसार ने विजय और विस्तार की नीति अपनाते हुए अंग देश पर अपना अधिकार कर लिया और अंग के शासक ब्रह्मदत्त थे। ये भी आपने याद रखना है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध
भी स्थापित किए। पहला कौशल राज की पुत्री और एवं प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से, और दूसरा वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से, और तीसरा पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से। ये भी आपने याद रखना है। तो बिंबिसार जो था वह किस वंश का शक्तिशाली शासक था, ये आपने याद रखना है। ये हर्यक वंश का शक्तिशाली राजा था। अब कुछ बात करते हैं, बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है, श्रेणिक यानी कि सेना रखने वाला भी कहा जाता है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर सिंहासन जो था वो प्राप्त किया, उसे कुणिक भी कहा जाता है। तो बिंबिसार का जो पुत्र था, कौन था? अजातशत्रु था। उसने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और सिंहासन जो था वो प्राप्त कर लिया था, और उसे कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का समर्थक था, और उसकी राजधानी में प्रथम बौद्ध संधि जो थी वो हुई थी। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वे नागदशक था, ये भी आपने याद रखना है। नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, और हर्यक वंश का प्रथम शासक जो था शक्तिशाली वे बिंबिसार था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्राचीन भारतीय भूगोल में 5 नदियों की भूमि जो है वो किस राज्य को कहा गया है, किस क्षेत्र को कहा गया है? विच रीजन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इन एंसेंट इंडियन जियोग्राफी। तो 5 नदियों की जो भूमि है वे किसे कहा जाता है? वे पंजाब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि जो है वो कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध था वे किससे था? वे फॉरेस्ट कंजर्वेशन से था, वन संरक्षण से था। और ये किस वर्ष हुआ था? चिपको आंदोलन जो था वो 1973 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। और कहाँ पर हुआ था? ये उत्तराखंड स्टेट में हुआ था। उसमें उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, यूपी का हिस्सा हुआ करता था जो उत्तराखंड था 1973 में। वहाँ पर क्या हुआ था, जो स्थानीय महिलाएं थी, जैसे वनों की कटाई को रोकने के लिए वे उन वनों के साथ जो थे वो चिपक जाते थे। वनों को काटने से रोकने के लिए वे वृक्षों के साथ, वनों के साथ चिपक जाते थे। इस कारण से चिपको आंदोलन जो था वो कहा गया था 1973 में हुआ था। और ये वन संरक्षण से संबंधित था, 1973 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था, जो उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ये भी आपने याद रखना है। तो चिपको मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? वे वन संरक्षण से रिलेटेड है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे आर्य समाज की बात करते हैं, तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न, पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म था वह 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। इनको बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था, ये आपने याद रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु जो थे वो स्वामी विरजानंद थे। उसके बाद बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वह 1857 में 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा जो थी वो कलकत्ता के समीप वराह नगर में की गई। तत्पश्चात वेलूर कलकत्ता में मिशन की जो थी वो स्थापना की गई थी। रामकृष्ण आंदोलन के प्रमुख प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का श्रेय जो है वो उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद को जाता है, जिनका मूल नाम जो था वो स्वामी विवेकानंद जी का वे नरेंद्र नाथ दत्त था, ये आपने याद रखना है। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम जो था वे गदाधर चट्टोपाध्याय था, और वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के
पुजारी थे। ये आपने इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो है वो आपने याद रखने हैं। उसी तरह जैसे आपने याद रखना है जो धर्म सभा की जो स्थापना थी वो 1830 में बंगाल में हुई थी। इसकी जो संस्थापक थे धर्म सभा के वे राजा राधाकांत देव थे। उद्देश्य जो था धर्म सभा का वे सती प्रथा का समर्थन करना था। उसी तरह राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में हुई थी उत्तर प्रदेश में। और राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक शिवदयाल खत्री या स्वामी जी महाराज थे। शिवदयाल साहब अथवा स्वामी जी महाराज के रूप में प्रसिद्ध आगरा के साहूकार तुलसीराम ने राधा स्वामी आंदोलन को का प्रवर्तन किया। उसी तरह देव समाज की बात करते हैं। देव समाज की जो स्थापना थी वह 1887 में लाहौर में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वे शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ये ब्रह्मा समाज के अनुयायी थे और इन्होंने मदिरा और मांस सेवन की तीव्र जो थी वो निंदा की थी। उसी तरह द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवा संघ की स्थापना 1905 में पूना में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सोशल सर्विस लीग सामाजिक सेवा संघ की जो स्थापना थी वे 1921 में नारायण मल्हार जोशी ने की थी। और अंत में बात करते हैं सेवा समिति के बारे में। सेवा समिति की जो स्थापना थी वे 1914 में इलाहाबाद में जो थी वो हृदयनाथ कुंजरू द्वारा जो थी वो इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अंत में हमने कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन जो थे मूवमेंट के बारे में बात की। क्विक डिस्कस कर ली जो आंदोलन थे मूवमेंट थे जो मैंने आपको आगामी HPRCA के HPTCT JVT कमीशन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।